मुझे लग रहा है परिवर्तन की लहर तो चालू हो चुकी है, रिस्पेक्ट बढ़ने लगी है। एक ब्यूटी पार्लर वाली को आज मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है और उसी को ब्यूटी प्रोफेशनल कहा जाता है, उनके अवार्ड दिए जाते हैं। एक जिंदा दिल इंसान, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, कंपैशनेट एंड स्पिरिचुअल, एक बेहद खूबसूरत चेहरा और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सोल, उन्नति सिंह। वेलकम टू आवर शो उन्नति। एक 3 साल की बच्ची जो कि हेमा मालिनी से बहुत ज़्यादा आकर्षित थी, आज इतने सालों के बाद वो खुद ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री की एपिटोम बन गई है। मुझे लगता है कुछ लोग पैदा ही उसी चीज़ के लिए होते हैं और बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप जो सोचते हो, जो आपको बनना है वो आप बन पाते हो। ये बड़ी बात है, सोच के ही बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इतनी ब्लेसिंग किया कि हम जो सोचा वो बन पाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपने चीज़ बताई थी कि जब आप 9 साल की थी और आपके फादर की पोस्टिंग इंडोनेशिया में थी और वहाँ पर आप अपने फादर के साथ एक सैलून में जाती थी जहाँ वो हेयर कट कराते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बीइंग अ डॉटर, आपने ये चीज़ बताई थी कि वहाँ पर जो हेयर ड्रेसर थी वो एक लेडी थी और फादर आपके इसलिए जाते थे कि बाल उनके नहीं भी बड़े होते थे बट वो जाते थे क्योंकि और मम्मी भी इसीलिए भेजती थी कि जाओ साथ में, गर्ल्स बाल काटने वाली हैं इसलिए। बट वो अगर आप उसको सोच के देखें ना कि गर्ल इज कटिंग है, इतने छोटे छोटे से बाल और उसको छोटी छोटी सीजर से इस तरह से कट करे, इतना अच्छा लगता था उसको देख के, बिल्कुल जैसे कोई बहुत सुंदर सी मूवी देख रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती थी उसको देख करके। और ये लगता था हमको भी यही करना है। क्योंकि आपने ये बताया कि आपने जिस तरह से वो सीजर चलाती थी, वो जो आर्ट था, मतलब आपका आर्टिस्ट उसी वक्त से उस आर्ट को पहचानना उसने शुरू कर दिया था। तो ये जर्नी कैसी रही? बिकॉज जिस वक्त आपने ये सोचा होगा कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो एक बहुत टैबू रहा है इस इंडस्ट्री का कि बहुत अच्छी नज़रों से इसको नहीं देखा जाता था। उस समय की बात हम कर रहे हैं, आज तो ऑफ कोर्स सिनेरियो चेंज हो गया है। ऊपर से हम एक राजपूत फैमिली से, क्षत्रिय थे, तो हम लोगों में तो बिल्कुल चलता नहीं है इस तरह की चीज़ें की जाए। बट कहीं ना कहीं रास्ते अपने आप बनते गए और इस फील्ड में हम आए। बट शादी से पहले तो नहीं आ पाए, शादी के बाद आए। तो शादी से पहले आपने किस तरीके से इसको, क्योंकि सपना देखना बहुत आसान होता है और सपने की राह बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं तो और मुश्किल होता है। लेकिन आपका ये सफ़र शादी के बाद शुरू हुआ, लेकिन तब तक आपने इस सपने को संजो के कैसे रखा? क्योंकि वो एक आग को हमेशा जिंदा रखना, ये भी एक मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे हमें मौके मिलते रहे, मौके मिलते रहे, कोई भी मिल जाता तो उसका हेयर कट भी करते थे। जब 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरी एक बुआ है, कजिन बुआ, उनका हमने वाटर कलर से ब्राइडल मेकअप किया था। और रियली? जी, और बहुत खूबसूरत हुआ था उनका मेकअप। और कलर की समझ थी कि कलर का जो कलर व्हील होती है, जो आज हम लोग पढ़ाते हैं इंटरनेशनली ट्रेंड होने के बाद में, वो शायद मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था। आप में वो टैलेंट जी कि अगर हम 2 कलर मिक्स करते हैं, हमने ब्लू एंड येलो को मिलाया तो ग्रीन कलर बन जाएगा, ये मुझे पता था ये चीज़। और शायद ये कर करके ही सीखी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एज ए पेंटर तो हम कोई बहुत अमेजिंग नहीं थे कि बड़ी अच्छी पेंटिंग करते थे, नॉट लाइक दैट। बट हाँ, फेस को अगर कैनवास बनाया जाए तो पेंटिंग जबरदस्त होती। और आपको ये भी था ना कि आपको लोगों को खूबसूरत बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपका जो ज़ील था, वो फीलिंग ही अलग होती है जब आप किसी को खूबसूरत बनाते हो और आप जब उसको निहारते हो। जैसे ईश्वर भी जब अपन को देखता होगा ना, बहुत खुश होता होगा कि कुछ बड़ी अच्छी कृति बना दी है कोई, सेम वैसी फीलिंग आती है एकदम से देख करके कि कुछ बहुत अच्छा कर दिया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई कि आपकी जो ये शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में आने की, वो आपकी शादी के बाद हुई। आपकी शादी के भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं लेकिन उस वक्त आपकी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ राजपूत फैमिली, बीइंग अ मदर इन लॉ। मतलब इट्स सच अमेजिंग थिंग कि उन्होंने उस ज़माने में अपनी बहू को इस इंडस्ट्री में भेजने, इकलौती बहू को परिवार के अगेंस्ट जाकर के 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको दिल्ली में भेजा। तो क्या क्या इसके साथ आई? ये होता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो और समर्पित होते हो। तो ये बात मैं अपनी मदर इन लॉ की तरफ से कहना चाहूँगी। मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और जो मेरा सपना था उसको जीवंत करने के लिए उन्होंने बहुत मुझे मदद की और उन्होंने बोला अब तुम ये करना चाहती हो करो। आपने एक किस्सा और बताया अपनी मदर इन लॉ का, जब आप शादी होकर आई और चूँकि
आपको घूंघट वाला। घूंघट वाला वो तो बहुत ही खूबसूरत क्या किस्सा था वो? कि बस विदा होकर के आए, क्योंकि फादर हमारे डायमंड सीमेंट में थे उस समय, और शादी झांसी हुई थी हमारी। तो झांसी, डायमंड सीमेंट से झांसी तक का सफर हार्डली 45 मिनट्स का था विदा होकर के जब जा रहे थे। तो रोते हुए जा रहे थे, जैसे ही एंट्री होने के टाइम, हमें रोना भी कब बंद हो गया अपने आप से। बट हमको इतना फिल्मों में देखते थे ना कैसे घूंघट करके दुल्हन जाती है, तो मन में अंदर फिल्मी तो थे हम, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि तो 3 साल की उम्र से हेमा मालिनी को पसंद कर रहे हैं। उन्हीं को बिल्कुल ऐसा लगता था यही बनना है। तो अंदर से जो एक फिल्मी चीज थी वो आई, और हमने घूंघट अपना ऐसे कर लिया अंदर एंटर होने के समय कि घूंघट करके अंदर ऐसे ही जाना होते हैं, दुल्हन तो ऐसे ही होते हैं। और मतलब एक तरह से अपने की अच्छा कुछ, क्योंकि आई वाज जस्ट 19 एंड हाफ दैट टाइम, 19.5 साल के थे। तो मुझे लगा कि ऐसे करके हम जाएंगे तो एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग अच्छा समझेंगे कि अंदर से जो मन में होता है। तो मैं ऐसे घूंघट करके जैसे ही अंदर जाने लगे तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि हमारी सास ने भी कभी हमसे घूंघट नहीं कराया और हमारे घर में घूंघट नहीं होता है। जैसे आपने अपब्रिंगिंग की बात की, तो जब हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि आप 6 बहनें हैं आप लोग, और आप सबसे बड़ी हैं। आप लोगों की परवरिश लड़कों की तरह ज़रूर नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी लड़कियों की तरह हुई। बिल्कुल। क्या ये आप, व्हाट डज इट मीन? क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छा बनने या कहने के लिए इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बहू को बोलते हैं बिल्कुल मेरी बेटी है ये, मेरी बेटी है। तो बेटी नहीं, बहू ही है, एक अच्छी बहू है वो, बहुत अच्छी, आपको उसने अपनाया। तो जिस रिश्ते को हम उसी तरह से अगर देखें तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम उस रिश्ते को दूसरा नाम देते हैं तो एक्सपेक्टेशन हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस सिनेरियो चेंज हो जाता है, नजर बदल जाता है, बदल जाती है। तो अच्छी लड़कियों की तरह इसलिए कि हमको अच्छा बुरा समझाया गया था। जो आज गुड टच बैड टच की बात होती है वो हमको उस जमाने में सिखा दिया गया था। आज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कोई ऐसे भेदभाव नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो हर सिटी में, हर स्टेट में पढ़े हैं। पापा का ट्रांसफर, वो चल दिए तो उनके संग हम चल दिए। तो जैसे महाराष्ट्र से जब पापा ने आदित्य बिरला ज्वाइन किया तो हमको आगरा नाना जी के पास भेज दिया गया था, और डायरेक्ट 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन करा दिया गया था। अब स्टडिंग इन 3rd कंप्लीट किया था हमने। तो 4th 5th तो पढ़ा ही नहीं हमने, एक ही साल में कर लिया पूरा। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने शायद 10 साल की उम्र में 10th पास कर लिया। 12 साल में आपने 12th कर लिया था। तो ये मतलब आपकी उन्नति जो थी वो पढ़ाई में भी इस तरीके से थी कि आप प्रेशर सोचो छोटे से बच्चे पे कितना रहा होगा कि 3 क्लास को एक साथ उसको कवर करना है। तो आपको प्रेशर झेलने की भी जो आदत थी वो बचपन से रही है, ये कहें आप अपना बेस्ट देते हो प्रेशर में। ये चीज है। और आपने बीएड भी किया, आपने उस वक्त तक भी आपने नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊंगी, बिकॉज आपने आई थिंक मेडिकल भी दिया? नहीं, मेरे को तो इसी लाइन में आना था, बट जबरदस्ती हमको कराया जा रहा था क्योंकि हम सबसे बड़े थे। अगर हम इस फील्ड में आ जाएंगे तो पता नहीं बाकी बहनें क्या करें। तो मम्मी को थोड़ा सा ये था, मम्मी भी हमारी हाईली एजुकेटेड पर्सन और वो कवित्री हैं। नाना जी हमारे ब्रजभाषा के माने हुए कवि रहे हैं, ब्रजभूषण की उनको उपाधि मिली हुई है, और अभी वो नहीं है इस दुनिया में, बट उनकी कविताएं हैं जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और उनका बहुत प्रभाव है मेरे ऊपर, क्योंकि नाना जी के संग में काफी रही हूँ। तो जो डीएनए के अंदर जो थी चीजें, वो धीरे धीरे, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो कवि बन जाए चाहे मेकअप आर्टिस्ट बन जाए, तो आर्टिस्ट तो था अंदर। जी, आपने वाइब्रेशंस की एक बहुत अच्छी बात की थी कि जिस जगह पर जहाँ जो होते हैं वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं वो आप फील करते हैं, और यही बात आई थिंक ह्यूमन कनेक्शन के वक्त भी होती है कि जब हम किसी ह्यूमन से मिलते हैं तो वाइब्रेटरी लेवल पर हम लोग बातचीत करते हैं, और ये वाइब्रेशन एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। और आप साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअलिटी, आपकी ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? साईं बाबा की अगर हम बात करें तो बहुत छोटी थी जब मैं पहली बार शिरडी गई थी, और उसके बाद जो चीज़ें जिस तरह से हुई, जो लोग मिले, हमेशा आप देखिएगा एक जैसे एनर्जी के लोगों का ग्रुप बनता है, धीरे धीरे करके लोग बनते जाते हैं। तो एनर्जी जब इवॉल्व होती है आपकी, तब आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती हैं इस तरह से। तो जैसे हम महाकाल भी जाते हैं, अगर शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे मुँह से ओम साई नाम ही निकलता है। तो अब ऐसा है कि वो ऐसा लगता है साथ में ही है, अभी लगता है यहीं कहीं है, बैठे हैं, हमको देख रहे हैं, क्योंकि जो ये इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको और प्योरिटी देते हैं, आपके थॉट्स को क्लियर करते हैं। आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे लोगों से मिलना है, वो अपने आप होता है, फिल्ट्रेशन चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और जो बेस्ट होते हैं वो आपके संग रह जाते हैं। बेस्ट मतलब जो आपके लिए बेस्ट है, जो भगवान ने चुना है जिनको आपके लिए। आपने एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बताया था जब हम साईं बाबा की बात कर रहे थे, जब आप यूएस में थी और आपको बैक आपकी सर्जरी होने वाली थी और एक बच्चा आपसे मिला था। क्या इंसिडेंस था वो, बताएं प्लीज। जब हम यूएस गए यहाँ से तो तभी मुझे हल्का सा हल्का क्या काफ़ी बैक पेन था। तो हमने अपने न्यूरो सर्जन से मिले और उनसे पूछा क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ।
तो उन्होंने हालांकि MRI देख के बोले टफ है, बोला वो आपको दवा देते हैं, आप कर लीजिए, आ जाइएगा वापस। मेरे को जाना ही था बिकॉज मेरे ग्रैंडसन का फर्स्ट बर्थडे था, तो बीइंग ए ग्रैंड मदर मुझे अंदर से था कि उसके फर्स्ट बर्थडे पे मुझे होना चाहिए। तो एक जिद कह लीजिए जो बचपन से थोड़ी है अंदर कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो हम चले गए उसमें, मगर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारे जो बैक में है, हमारे स्पाइन में जो एक न्यूरो का एक हमको डिसऑर्डर हुआ उसमें, और हमारी जो मेजर नर्व है वो कंप्रेस हुई हमारी। उसके कंप्रेस होने से पूरा पैर वहीं की वहीं रह गया। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो। तो मेरी बेटी बहुत परेशान थी, उसने बोला, हमारे जो हमारे सन इन लॉ हैं उन्होंने बहुत लोगों से मिले, कोई देखे आकर के करे। तो एक जो मेरा ग्रैंडसन है उसके ग्रुप में एक बच्ची है, उसके फादर और मदर न्यूरो सर्जन है। तो वो जो है एक बच्चा है, सॉरी नॉट बच्ची, बच्चा है जिसके पेरेंट्स न्यूरो सर्जन है। तो वो बोली कि मैं देखने आती हूँ। तो वहाँ पे कोई आता नहीं है ऐसे घर पे देखने, कोई भी डॉक्टर कितने भी फ्रेंडली हो, बट कल्चर नहीं है वहाँ का ऐसे। तो वो हमको मिलने आई, वहाँ पर एक बेबी को गोद में लिए हुए थी, कर्ली हेयर, बड़ा सुंदर सा बच्चा। तो मैंने पूछा ऐसे केस का नाम क्या है, तो बोली साईं। तो आई वॉज, अब मैंने कहा साईं कैसे हो सकता है अमेरिका में, तो मैंने कहा स्पेल कैसे करते हैं, तो बोले SAI। तो फिर बस उस समय मुझे विश्वास हो गया कि जब खुद ही ईश्वर आ गए हैं करने के लिए, आप जिसमें विश्वास रखते हो वही ईश्वर है, ये चीज़ है। तो आप जब ऐसा उन्होंने बोला तो मुझे तुरंत विश्वास हो गया मुझे कुछ नहीं होगा, हम आराम से इंडिया भी पहुंच जाएंगे। और वो सेलिब्रेशन था मेरी लाइफ का, जो 3 मंथ मेरी सर्जरी के बाद के सारे फ्रेंड्स घर आ रहे हैं, खूब पार्टियाँ की, जम के पार्टियाँ की, और आगे की काफ़ी सारी प्लानिंग भी उस समय की, बिकॉज हमको वो टाइम मिलता है जब हम सोच पाते हैं और हम अपनी लाइफ को नए सिरे से देखते हैं। रीजनरेट, मतलब आप अपने आप को कर पाएं और रीडायरेक्ट कर पाएं कि अब आप, और सब बेस्ट टू बेस्ट था उस समय का। मतलब वो 3 मंथ अगर मैं कभी बुक लिखूँ तो जरूर लिखूंगी कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। तो जैसे आपने बताया कि आपकी मदर इन लॉ ने आपको सपोर्ट किया और आप फिर इस इंडस्ट्री में आई और जब आपने काम भी करना शुरू किया, वो आपके स्ट्रगल का टाइम था जी। और बच्चे भी छोटे थे। एक करेक्शन करना चाहेंगे यहाँ पर, स्ट्रगल नहीं था, आई नेवर स्ट्रगल्ड इन माय लाइफ, आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का टाइम था, बहुत हार्ड वर्क किया। 18 आवर्स मैंने काम किया है, बच्चों के साथ, प्रेगनेंसी में भी किया, शौक था इसलिए। वो कोई करवा नहीं रहा था, क्योंकि आपको जब शौक होता है ना तो आप थकते नहीं हो, आप एंजॉय करते हो अपने वर्क को। तो आई रियली एंजॉयड माय वर्क। लेकिन आपको रास्ते मिलते गए, कभी ऐसा नहीं लगा इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच? और आपने एक बार ये भी कहा था कि आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनिशियली उनको भी ये फील्ड उतना पसंद नहीं था कि आप काम करें यहाँ पे। तो इतना रेजिस्टेंस के बाद आपको अपने ड्रीम को परस्यू करना, जैसे आपने कहा कि आप अगर 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो कभी तो फील होता होगा कि जब आप घर पर आएँ तो कोई आपको, घर के लोग स्पेशली, एक अप्रिसिएशन का वर्ड्स मिले, आपको इनकरेजमेंट मिले और आपके काम को सराहा जाए। तो ऐसा कभी फील हुआ कि अभी किसी की ज़रूरत है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे या एक होता ना इमोशनल सपोर्ट दे, ऐसे कोई कभी समय आया? बीइंग अ वुमेन हम लोग सबसे पहले यही चाहते हैं, हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें चाहिए। बट एक चीज़ मैंने और सीखी इंडिया में कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आपको घर तो संभालना ही पड़ेगा। ठीक बात है, ये चीज़ है। तो आपका किचन, आपके गेस्ट, आपका घर, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सब आपकी जिम्मेदारी होते हैं। चाहे आप कुछ भी करें अपने करियर में, आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ हमने हमेशा रखी और उसकी वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। शायद ही किसी ने मुझे कभी बहुत टेंशन में देखा हो। स्ट्रेस जो वर्ड है वो सिर्फ डिक्शनरी तक है, मतलब मेरी लाइफ में डिक्शनरी में नहीं है, वो एंटर ही नहीं होने दिया। जैसे फ्लाइट छूट गई तब क्या कर सकते हैं, छूट गई, टेंशन करने से वापस तो नहीं होगी। तो बेस्ट है हमारे माइंड को उस तरह से वर्क करें कि उसको हम रिकवर कैसे करें। अगर जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि बिजनेस है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत हो रहा है। और मैं आर्टिस्ट हूँ तो बिजनेस वुमेन की तरह नहीं सोच पाती हूँ, आज भी एक आर्टिस्ट हूँ अंदर से। ये चीज़, तो इस तरह से भी जब चीज़ें होती हैं तो इतना सरल नहीं होता है उसको करना। ऑफ कोर्स, जो आपने लॉस की बात कही, एक समय था कि जब आपके ऑल ओवर इंडिया में 17, 18 या 20 के अराउंड आप रायपुर में भी थे, आप भी आई थी ओपनिंग में। जी बिल्कुल। तो उस वक्त आपने एक ये भी बताया था इंसिडेंट्स की, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आपको मनी मैनेजमेंट या एज अ बिजनेस को कैसे हैंडल करना है वो आपको नहीं आइडिया था, और उस वक्त आपको काफ़ी लॉस का भी सामना करना पड़ा। हालांकि हम पेरिस से ट्रेन थे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन जो एक होता है ना कि आप
दिल से वैसे नहीं हो पाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्टिस्टिक वे में ही उस चीज़ को भी करेंगे, मैनेजमेंट को भी बिल्कुल, करना चाहेंगे। जी। तो उस वक्त आपको बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ था, बिल्कुल। तो वो कैसे ओवरकम किया आपने? बिजनेस में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आप सारी चीज़ों को नहीं देख सकते एक साथ में, और आप ट्रस्ट करना ही पड़ता है, और ट्रस्ट हमको ऐसा है, हम तो राह चलते व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लेते हैं, नेचर है उस तरह का। तो उसकी वजह से, ऐसा नहीं कहेंगे उसकी वजह से लॉस हुआ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट हमारा अपना खुद का पार्टी उतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से हुआ। हमने हमेशा दिल से ही सोचा। जी, एक बड़ी अच्छी एक लाइन है मेरे फ्रेंड की लिखी हुई, मुझे याद आया, ये दिल और दिमाग साथ चल रहे हैं मेरे, मोहब्बत में मेरी कमी है शायद। ग्रेट। आपने कहा कि आप बहुत स्ट्रेस नहीं लेती हैं, बहुत चिल्ड आउट हैं, और चीज़ों को बहुत इजी फ्लोइंग, जैसे मतलब जो जैसा आ रहा है आप उसको ले रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में जब हम कोई एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्राउड कहें या एक अपने ऊपर एक गुरूर सा आ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एग्जैक्टली, वही आपका एक जो मुझे याद आया, इसमें गुरूर आया जी, अनडाउटली आया, क्योंकि इतने अवार्ड एकदम से, क्या होता है जब आप मैच्योर नहीं होते हो उतने, तो आप संभाल नहीं पाते हो। फेम भी हर एक कोई नहीं संभाल पाता है। तो हमारे संग भी इंसिडेंट हुआ ऐसा कि हम शिरडी गए एक बार सुबह के टाइम में, और हम बहुत शिरडी जाते, मतलब हफ्ते में चले गए, तो ऐसा लगता था अरे हम तो कभी भी आ जाते हैं, और हर कोई नहीं आ पाता है। दिमाग में था कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट, अंदर से ऐसा आया। तो मॉर्निंग में खड़े हुए थे, एक लेडी मेरे बगल में खड़ी हुई थी, बॉय का चेयर थे उनके, और शी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो हमने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा, उनको बताना चाह रहे थे हम कि हम हर हफ्ते आ जाते हैं, 15 दिन में आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात मतलब हमको लग रही थी, तो हम उनको बताना, कैसे बताएं, हाँ कैसे बताएं, क्योंकि उनको हम जानते नहीं थे, कन्वर्सेशन शुरू कैसे करें। तो हमने बड़ी आराम से उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप आती रहती हैं यहाँ पर? बोली हाँ मैं आती रहती हूँ। मैंने कहा हम भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा आप हर महीने आती हैं क्या? पास नहीं, आप कहीं पास नहीं रहती हैं क्या, बॉम्बे या यहाँ से आती हैं? तो बोली नहीं मैं तो दिल्ली से आती हूँ। तो हमने कहा दिल्ली से आती हूँ, महीने में आती होंगी। तो हमने कहा आप हर महीने आती हैं क्या? हम उनको बताना चाह रहे थे हम भी आते हैं। तो हमने कहा आप हर महीने आती? बोले नहीं मैं तो हर हफ्ते आती हूँ। और बोले आप देख सकते हैं फेसबुक पर बाबा की बेटी करके मेरा पेज है। मैं इतना रोई उस दिन ना, बस वो दिन है, आज का दिन। दोबारा घमंड में का क्या घ होता है वो भी नहीं पता मुझे, कभी नहीं हुआ उसके बाद। तो मतलब ईश्वर ने ही वो हमें इस तरह से उस दिन इनलाइटमेंट किया कि आप जो भी हो अपने लिए हो, किसी के लिए नहीं हो। आपको किसी को बताने से कि मैंने ये किया, मुझे ये अवार्ड मिले, मुझे ये मिला, नथिंग। दीज आर ऑल स्टोरीज, ये सब स्टोरीज है। आप उनको अंदर से फील करो, आप जितना फील करोगे उतना ग्लो करोगे, वो आपकी ग्लोरी है। तो दैट विल ग्लो यू फ्रॉम इनसाइड। एग्जैक्टली, सो ट्रू। अभी आपको एक बहुत ही बड़ा, अगर हम कहें कि हम नेशंस प्राइड हैं आपकी, इतना बड़ा एक अवार्ड आपको मिला है, और आपका टाइम स्क्वायर पर आपका शो हुआ है। कैसा लगा बीइंग इंडियन, उस जगह पर होना, वहाँ अपने आर्ट को, अपने कला को प्रदर्शित करना, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत खूबसूरत, शब्द ही नहीं है। मतलब ये बिना आशीर्वाद के नहीं हो सकता, और ये ऐसी चीज़ है जिसको नहीं, आप अपनी मेहनत को भी आप, बट सबसे अच्छा मुझे एक सुकून जिस चीज़ का मिलता है वो ये है कि कभी भी इस चीज़ों को मैंने खरीदा नहीं। आई नेवर पेड फॉर ऑल दिस थिंग। जैसे कई लोग स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं उसके लिए, नहीं, लोग वेट करते हैं कि हमको आपसे चाहिए, आपका काम चाहिए, आपके मेकअप चाहिए, ये चीज़ है। और उनसे जो जिसकी जिस तरह से स्थिति होती है वो लोग पे भी करते हैं उस चीज़ के लिए, वो भी रहते हैं। तो टाइम स्क्वायर का जो हमारा शो रहा वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइनर थी टीना ढाका जी इंडिया से, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो इंडिया से, और भारत महोत्सव उसका नाम ही था। तो जो महोत्सव की बात आती, महाउत्सव था वो, तो वो जो फील थी एक बहुत खूबसूरत अंदर। और जब आप फॉरेन लैंड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक जी, तो क्योंकि ये फीलिंग मुझे सेकंड बार आई। एक बार तब आई थी जब मेरे ग्रैंडसन का फोटो टाइम स्क्वायर पे लगा था। उनके लाइक ही आल्सो डू मॉडलिंग करता है वो, कुछ छोटी चीज़। 2 साल का बच्चा है, बच्चे को तो नहीं पता, पापा मम्मी करवाते रहते हैं सारी चीज़ें। तो जब उसका होर्डिंग लगा था तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी वो। और ये जो हुआ इसमें तो बहुत अच्छा लगा, इतने सारे हिंदुस्तानी लोग, और कितना वहाँ के लोगों को हिंदुस्तानियों के लिए प्यार और आदर है, वो बहुत बेहतरीन था। वो फीलिंग जो देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे आपने क्या सोचा है, लाइक मतलब क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप क्या करना चाहती हैं ऐसा जिससे कि जो इस इंडस्ट्री में भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन रहे, और आपके अंदर के भी क्या चाह बची है कि भी मुझे ये करना बाकी है? मुझे हमारी इंडस्ट्री जो है उसको और सिस्टमैटिक करना है, उसको, और अभी बहुत मैनेज नहीं है वो,
थोड़ा सा मैनेजमेंट पार्ट अभी वीक है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज हो रही है, कोविड के बाद बहुत ऑर्गेनाइज हुई, क्योंकि कोविड ने ये सिखाया कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम 2 महीने नहीं चला पाए अपनी चीज़ों को, हम अपने स्टाफ को 2 मंथ सैलरीज नहीं दे पाए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग, हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम CTI की एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, पार्लियामेंट में हुआ था वो, तो जिसमें कॉमर्स से जो इंडस्ट्री से लोग हैं उन्होंने पूरा किया था, मिनिस्टर्स थे उसमें, जिसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी बात रखिए। तो हम लोगों ने बोला कि हम दिल्ली आके रखते हैं, बट MP में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो कैसे सॉल्व होगी? फिर आप कहेंगे आप स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाइए, चीज़ें करिए। तो हमारी आवाज़ अगर जाती है ऊपर तक और हो, अब जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये एक अच्छी बड़ी सी चीज़ हो रही है कि जो कहा जाता है उसको सुना जा रहा है। तो अगर सुना जाएगा तो नेचुरली परिवर्तन आएगा। हाँ, इस इंडस्ट्री को आज भी, जबकि इसके पीछे मेहनत बहुत है, लेकिन लोगों को एक्सपर्ट बना, ब्यूटी एक्सपर्ट बना या हेयर एक्सपर्ट बना या फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ करना, तो उसको आज भी ऐसा समझा जाता है कि तो जस्ट ऐसे ही कि शौकिया हो रहा है या बहुत आसान काम है और सजना संवरना इसमें क्या मतलब बड़ी बात है आपको लगता है? लेकिन बीइंग इसी इंडस्ट्री में हम दोनों लोग हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट सीम्स टू बी इजी बट इट्स नॉट इजी, है ना? इसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है, कितना डेडिकेशन होता है। सो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो इस इंडस्ट्री को लेकर के? मुझे लग रहा है परिवर्तन की लहर तो चालू हो चुकी है, रिस्पेक्ट बढ़ने लगी है। एक ब्यूटी पार्लर वाली को आज मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है और उसी को ब्यूटी प्रोफेशनल कहा जाता है, उनके अवार्ड दिए जाते हैं, उनको सम्मानित करके बुलाया जाता है, वो अवार्ड देती हैं आकर के, इस तरह से भी होता है। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम किस तरह से अपने को रिस्पेक्टफुल करें, किस तरह से इस फील्ड को आगे लेकर के आएँ। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की थी टोनी एंड गाय से हेयर की, तो मेरे संग एक MBBS डॉक्टर कंप्लीट करके थे जिन्होंने हेयर ड्रेसिंग सीख रहे थे वहाँ पर। उनको पसंद था, करना था ये, तो ही डिड दैट। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो इस इंडस्ट्री में आए, और आजकल जब बच्चे आते हैं इस फील्ड में तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट पे जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि हमने कहा आपने इतना काम किया है तो आपको कुछ जो देश के सर्वोच्च सम्मान है वो मिलने चाहिए। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि ये अभी उस लिस्ट में नहीं आती है इंडस्ट्री। तो इस पे किस तरीके से आप, जैसे हम बात पद्मश्री की भी करें तो उसमें हमारी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है अभी, बट उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें पूरे इंडिया से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पूरे लेटर लिख करके साइन करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा था उसको, और बोला था कि हमको नॉमिनेट करना चाहिए, आपको हमको लिस्टिंग में करना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर पहल हो चुकी है और बहुत जल्दी आप सुनेंगी किसी बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट या हेयर ड्रेसर को एक पद्मश्री मिला, ऐसा होगा। ये दिन बिल्कुल बहुत जल्दी आए, ऐसी हमारी भी कामना है। और आई थिंक जब पहला नाम अनाउंस हो तो हो सकता है कि उन्नति सिंह को हम उस बोर्ड पर देखें, ये हमारी दिली इच्छा भी है। बहुत बड़ी बात आपने बोली, बहुत लोग हैं इसमें, जो भी सही होगा और जो उसका हकदार होगा उसको जरूर मिले। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जो आपकी लाइफ में बहुत ही यादगार रहा हो, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ चैलेंज? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस हमेशा दी और सबको देनी चाहिए, क्योंकि परिवार होता है तो हमको खुशी भी मिलती है अलग तरह से। हमने जो कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में उसको शेयर करने वाले लोग होते हैं हमारे पास, और वो ऑनेस्ट होते हैं, वो सही ओपिनियन देते हैं आपको। अगर आप गलत हो रहे हो तो बताएंगे कि आप गलती कर रहे हो, और सही होंगे तो सही बताएंगे। तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस रही। मेरी बेटी ने लॉ किया, फिर उसने LLM किया IIT खड़गपुर से। तो एक बार मैं उसको छोड़ने गई थी वहाँ पर, तो जिस रूम में वो रहती थी वो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं उस रूम में। तो उसमें एक फैन था जो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे चलता स्लो। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटे कैसा है, इसको चेंज करवा लो। बोले नहीं मामा, ये हेरिटेज रूम है, इसमें तो रहने को नहीं मिलता किसी को, बट मेरी किस्मत है जो मुझे यहाँ रहने को मिला। तब मुझे पहली बार लगा कि हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एक अच्छी शख्सियत आपके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो हमेशा जब भी मौका मिले किसी को भी तो उनसे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे संग ऐसा हुआ। क्योंकि मैं लिटरेचर भी करती हूँ, प्रभा केतान फाउंडेशन, आई एम एहसास वुमेन फॉर दैट। तो जितने भी लिटरेचरी ग्रुप के लोग हैं जिनसे मैं मिली, जिनका मैंने सुना कन्वर्सेशन ऑथर्स का, उनकी लाइफ को सुन करके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसको एक रात में सफलता मिल गई हो, कोई भी ऐसा नहीं था उसने किताब लिखनी शुरू की और सुबह पब्लिश हो गई हो। सबकी कहानियाँ हैं उसके पीछे, चाहे वो कहीं के भी रहे हों, चाहे कितने भी बड़े ग्रुप से रहे हों। तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी होती है, आपकी अपनी स्टोरी में आप जानते हैं कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, बट शॉर्टकट नहीं होता उसमें, आपको पूरा रास्ता चलना पड़ता है।
थैंक यू सो मच उन्नति। तो आपकी बातों से यही लगता है कि जो भी हमारी अपनी कहानी है, उस कहानी में हमें ईमानदार रहना चाहिए, पूरा डेडिकेशन के साथ होना चाहिए और पूरे दिल से लग करके काम करना चाहिए। तभी शायद हम लोग अपनी कहानी खुद लिख पाएंगे जो दूसरों को भी इंस्पायर करे और प्रेरित करे। यही है यही है ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। वेलकम।